सोरियासिस क्या है और ये जो सामान्य स्किन एलर्जी या ड्राइनेस होती है उससे अलग कैसे है। यदि किसी व्यक्ति को वर्षों से सोरियासिस है और बार बार फ्लेयर अप हो रहा है तो उसे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। इसका रिफ्लेक्शन तो स्किन पे आता है सोरियासिस का, बट ये केवल स्किन की डिजीज नहीं है, ये इम्यूनिटी की डिजीज है। ये कोई बैक्टीरियल या फंगल नहीं है जो एक दूसरे के साथ बैठने से फैल जाए। दूषित विष का मतलब ये हो जाता है कि जो बॉडी के अंदर समाये जो टॉक्सिन्स बनते हैं और वो धीरे धीरे बनते हैं और एक ट्रिगर होते हैं जल्दी से। सोरियासिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता, द हाउस ऑफ एसडी हब एंड टीम एसडी ट्यून। आज हम ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर शुभम शांडिल्य को। डॉक्टर शुभम शांडिल्य एक अनुभवी आयुर्वेदिक फिजिशियन है और 2015 से कई प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। वर्तमान में स्टेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस का व्यापक अनुभव रखने वाले डॉक्टर शुभम आज हमें सोरियासिस के रूट कॉज, मिथ और आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की जानकारी देंगे। तो बिना देर किए कनेक्ट करते हैं डॉक्टर शुभम शांडिल्य के साथ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर, सबसे पहले आसान भाषा में बताइए कि सोरियासिस क्या है और ये जो सामान्य स्किन एलर्जी या ड्राइनेस होती है उससे अलग कैसे है। तो देखिए, सोरियासिस जो है एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है जो कि लंबे समय तक रहने वाली हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यूनिटी है, वो हमारी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, वो हाइपर एक्टिव होती है, जिसकी वजह से ये परेशानी बनती है। दिखती है स्किन पे, रिफ्लेक्शन इसका स्किन पे होता है, बट है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यूनिटी सिस्टम। पहले की तुलना में भी इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इसके? केसेस बढ़ने के पीछे भी कई कारण हैं, मल्टीफैक्टोरियल टास्क हैं इसके। जैसे कि अगर हम देखें तो आजकल हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो एक मेजर रोल इसमें प्ले करता है। इसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, ये इसके ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, इसको बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। तो इन सब चीज़ों से अगर हम बचे रहेंगे, इन सब चीज़ों से अगर बचाव रखेंगे तो हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हमारा जो खान पान है, यदि हमारा जो खान पान संतुलित रहे, अच्छा रहे, तो भी हम इसको काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। आजकल जो जैसे हम पैकेज्ड फूड हो गया, इसको अवॉइड करें, प्रॉपर डाइट लें, अच्छी प्रॉपर स्लीप लें, तो इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसको हम अवॉइड करने में काफ़ी हद तक सक्सेस होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सोरियासिस का रूट कॉज क्या है? देखिए, आयुर्वेद को फॉलो करें तो इसमें कॉन्सेप्ट जो आते हैं हमारे, वो त्रिदोष के आते हैं, धातु, सप्त धातु के आते हैं। तो जहाँ हमारे त्रिदोष इफेक्टिव होते हैं, जहाँ हमारे दोष दूषित होते हैं, धातु इफेक्टिव होती हैं, उसको मैनेज करना होता है। अगर कोई भी व्याधि आयुर्वेद में मानी जाए तो वो त्रिदोष और धातुओं की विकृति के अनुसार ही बनती है। तो हमें अपनी दोषों को मैनेज करना है, धातुओं को मैनेज करना है। साथ साथ अग्निमांद्य का जो कॉन्सेप्ट आता है कि डाइजेस्टिव फायर हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा कि डाइजेस्टिव फायर पेशेंट्स की अच्छी नहीं होती। जब वो डाइजेस्टिव फायर अच्छी होती है तो रोग अपने आप ही कम हो जाता है, उसकी जो पावर होती है वो अपने आप कम हो जाती है। साथ के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है आम का। जब इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन के बाद आम बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी में, तो उन टॉक्सिन्स को भी दूर रखने के लिए हमें जो है अपना दोष को बैलेंस रखना है, धातुओं को बैलेंस रखना है, अपने डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस रखना है, टॉक्सिन्स को दूर रखना है बॉडी से, और अच्छा आहार, अच्छी निद्रा, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए प्रॉपर मैनेजमेंट लेना है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारी जो है डिजीज हो काफ़ी हम रूल आउट कर पाते हैं उसको। क्या सोरियासिस सिर्फ स्किन की बीमारी है या हमारी पूरी इम्यूनिटी पे इसका इफेक्ट आता है? देखिए, इसका रिफ्लेक्शन तो स्किन पे आता है सोरियासिस का, बट ये केवल स्किन की डिजीज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यूनिटी हमारी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, हाइपर एक्टिव होती है। जो नॉर्मली हमारा सिस्टम बॉडी का ये है कि सेल्स जो होते हैं वो बनने में हमें 30 से 40 दिन लगभग लगते हैं बॉडी को, लेकिन सोरियासिस की कंडीशन में
हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव होती है और वो सेल्स 3 से 4 दिन में ही बनने लगते हैं। इसी वजह से जब ये जल्दी जल्दी होने लगता है तो इसलिए ये सोरियासिस की जो कंडीशन है हमारी दिखती है। से इम्यूनिटी इफेक्ट होती है सर? बिल्कुल, ये इम्यून डिजीज ही है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा हाइपर एक्टिव हो जाता है जिसके कारण बॉडी पे, स्किन पे हमारे रिफ्लेक्शन इसका पड़ता है। सर सोरियासिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिसे लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं? शुरुआती लक्षण में स्किन डिजीज में, जैसे अगर हम आयुर्वेद में माने तो आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बताया है कि आचार्य ने बताया कि अस्वेदनम महावस्तु यन मतस्य शक्लोपमम एक कुष्ठम इति ख्यातम कुष्ठम तद कीर्तितम। अर्थात कि बॉडी पे जो स्वेटिंग आती है लो नॉर्मली, वो स्वेटिंग सोरियासिस के पेशेंट में कम आती है या नहीं आती। अस्वेदनम महावस्तु, महावस्तु मतलब कि बड़े बड़े आकार के, हर स्किन डिजीज में स्किन पे स्वेटिंग होती है या इचिंग होती है, रेडनेस होती है, ये कॉमन है। बट सोरियासिस के पेशेंट में बड़े चकत्ते बनते हैं, फ्लेक्स जिनको कहते हैं, थोड़े थिक होते हैं और व्हाइटिश स्केल्स के साथ होते हैं। तो आचार्य ने काफी सालों पहले ही इस चीज का वर्णन बहुत अच्छे से कर दिया था संहिताओं में, जो कि आज के रूप में देखा जाए तो काफी कोरिलेशन इसका मिलता है। तो इन चीजों को अगर हम अवॉइड करें, अगर कार्डिनल सिम्टम्स इसके ये हैं, सोरियासिस में मुख्य रूप से ज्यादातर पेशेंट्स में सर पे, कोहनी पे और नी जॉइंट्स पे सबसे पहले चकत्ते ज्यादातर दिखते हैं। गोल चकत्ते, लाल चकत्ते, स्केली फेस, स्किन जो होती है व्हाइटिश पेपरी स्किन हो जाती है। तो इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो पहले ये रूल आउट करके पहले डॉक्टर से मिलें, डायग्नोसिस क्लियर करें ताकि इससे हम बच सकें। क्या सोरियासिस एक कंटीजेंट डिसीज है कि छूने से या हाथ लगाने से फैल जाती है? नहीं, देखिए सोरियासिस जो है ये कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। ये एक भ्रम है कि लोगों में इसको छूने से फैलती है या किसी के कपड़े से फैल जाएगी, टच करने से, बैठने से, किसी के साथ खाने से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इम्यूनिटी की डिजीज है, ये कोई बैक्टीरियल या फंगल नहीं है जो एक दूसरे के साथ बैठने से फैल जाए। तो ये भ्रम है कि ये कॉन्टेजियस डिजीज है और हमें इसको मतलब सामाजिक रूप से बचाना चाहिए। सर सोरियासिस के पेशेंट को हाइजीन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हाइजीन का ध्यान तो नॉर्मली हर व्यक्ति को रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि ये डिजीज जो है वो हाइजीन से फैलती है, किसी के छूने से या कपड़ों से। नहीं, ये त्वचा की स्किन डिजीज नहीं है। ये नॉर्मली स्किन पे ये रिफ्लेक्शन इसका इम्यूनिटी की वजह से पड़ता है, पर एक दूसरे से छूने से नहीं ये फैलती। तो हमें सामाजिक भेदभाव ऐसे व्यक्तियों से नहीं करना चाहिए जो सोरियासिस से ग्रसित है। स्ट्रेस, एंजाइटी या पुअर लाइफ स्टाइल का सोरियासिस पे कितना प्रभाव देखने को मिलता है? हाँ जी, देखिए एक आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट आता है दूषी विष का। दूषी विष का मतलब ये हो जाता है कि जो बॉडी के अंदर हमारे जो टॉक्सिन्स बनते हैं और वो धीरे धीरे बनते हैं और एक ट्रिगर होते हैं जल्दी से। मतलब अगर हमने अच्छा खाना नहीं खाया तो ऐसा नहीं है वो हमें कल को ही नुकसान देगा। अगर हम धीरे धीरे अनहेल्दी डाइट लेते जाएंगे तो बॉडी में वो कहीं ना कहीं एक संचय होता रहेगा उसका। वो कहीं ना कहीं हमारे जो त्रिदोष का कॉन्सेप्ट है उसको वो विकृति लाएगा वहाँ पे, हमारी धातुओं को जो है वो विकृति लाएगा वहाँ पे। तो दूषी विष जब वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं और वो ट्रिगर करते हैं, फिर एंजाइटी जो होती है केवल शारीरिक अवस्था से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है इसलिए स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सभी रूप से इसको संलग्न कर दिया है। तो एंजाइटी, पुअर लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, एक तरह से दूषी विष की तरह कार्य करते हैं। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एंजाइटी से, तनाव लेने से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है सेलुलर लेवल पर, वो एक ये मीडिएटर की तरह कार्य करते हैं। और सेलुलर इन्फ्लेमेशन जब होगी तो वो इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं हम पर करेगी, कहीं ना कहीं वो उस पर प्रभाव डालेगी। तो उस चीज से बचने के लिए हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, पुअर लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को दूर रखना चाहिए। क्या सोरियासिस जेनेटिक होता है कि परिवार में अगर एक व्यक्ति को हुआ तो उनके बच्चों में देखने को मिलता है? हाँ जी, देखिए ऐसा देखा गया है। जैसे अभी मैं रिसेंटली बताऊं, मेरे पास अभी परसों ही एक पेशेंट आए थे तो सोरियासिस के, वो पेशेंट तो ठीक हो गए थे, लखनऊ के रहने वाले थे कुछ, तो वो तो ठीक हो गए। अब उनकी बुआ जी को था, मतलब उनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो जीव था।
तो और ये काफ़ी पेशेंट में देखा भी गया है कि जेनेटिक हिस्ट्री अगर रहती है तो आप डोमिनेंट रहते हैं, आपको ये व्याधि होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होगा। अगर आप अपने लाइफ को मेंटेन रखेंगे, आहार अपने आहार को अच्छा संतुलित रखेंगे, निद्रा आपकी प्रॉपर रहेगी, तो आप इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहेंगे, व्याधि आपसे काफ़ी दूर रहेगी। लेकिन अगर हमारी ये सब चीज़ें ही बिगड़ जाएंगी, हमारा अच्छा खाना नहीं रहेगा, प्रॉपर नींद नहीं रहेगी, हम अच्छे से समाज में नहीं रहेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे अच्छे नहीं रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है और ऐसे पेशेंट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। सोरेसिस में स्किन के ऊपर एक मोटी परत आ जाना और बार बार इचिंग होना क्यों होता है सर? जैसा मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है ऐसी कंडीशंस में। बॉडी के अंदर जो है सेल्स का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होने लगता है, जल्दी होने लगता है। सामान्य तौर पे जो हमारे स्किन के सेल्स हैं, जो 1 से 1.5 महीना, सवा महीना लगता है जिनको बनने में, वो जल्दी ब्रेक डाउन होने लगते हैं और जल्दी ही बनने लगते हैं। तो जब वो ज़्यादा जल्द, जो ये प्रक्रिया आमतौर पर 30 दिन की होती है, वो प्रक्रिया ये 3 से 4 दिन में होने लगती है। जब ये जल्दी जल्दी बनते हैं तो वो डिपॉजिट होते हैं अपनी साइट्स पे जाके जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। जब वो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं तो थिक स्किन आना लाजमी, थिक स्किन होगी ही वहाँ पर। और इसी थिक स्किन के कारण जो है वहाँ पे एक्यूमुलेशन, ईचिंग बनने लगती है फिर। तो इसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर मॉइस्चराइजर्स लगाएं ना, प्रॉपर ऑयल्स लगाएं, तो ट्रीटमेंट को फॉलो करते रहें। स्किन निकलती भी बहुत है सर उसको शायद। हाँ, जैसा बताया ना, हम आचार्य ने बताया मत्स्य शक्लोपम कि स्किन की जो टेक्सचर हो जाता है इसमें, वो जैसे मछली की अपर स्किन होती है उसके टेक्सचर की तरह ये दिखती है स्किन। और प्लेक्स में यही रहता है कि ऊपर के जो प्लेक्स होते हैं वो हटने लगते हैं, ऊपर की स्किन हटने लगती है, वाइटिश स्किन, ग्रेइश स्किन जो हो जाती है वो हटने लगती है। एनवायरनमेंट का इस पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। पेशेंट्स में 80% पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी, सर्दी गर्मी से मौसम चेंज होगा, विंटर्स में ये एग्रीवेट करती है कंडीशंस। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इस पर काफी इफेक्ट डालते हैं। सोरेसिस कितने प्रकार का होता है सर और कौन सा प्रकार ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, इंडियन क्लाइमेट में जो देखा जाए तो अपने यहाँ पे प्लेग सोरियासिस, सोरियासिस कई प्रकार है। इसमें प्लेग सोरियासिस होता है, गट्टेड टाइप ऑफ सोरियासिस होता है, इनवर्स सोरियासिस होता है, एरिथमेटिस सोरियासिस होता है। फिर अलग अलग प्रकार के और भी सोरियासिस होते हैं, जैसे पामा प्लांटर सोरियासिस होता है, स्कैल्प सोरियासिस होता है, वो अकॉर्डिंग टू साइट्स होता है। बट मोस्टली इंडियन अगर कल्चर पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें प्लेग सोरियासिस ज्यादा देखने को मिलता है। प्लेग सोरियासिस में क्या होता है कि स्किन के ऊपर जो पपड़ी बनती है वो व्हाइटिश कलर की बनती है और थिक स्किन हो जाती है, प्लेग कहते हैं इसको। तो वो इंडियन कल्चर में ज्यादा मिलता है। इसके अलावा गट्टेड सोरियासिस भी काफी आजकल देखने को मिल रहा है। इसमें छोटे छोटे मोटे दाने लाल रंग के हो जाते हैं। इनवर्स सोरियासिस देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने को प्लेग सोरियासिस मिलता है। इनवर्स सोरियासिस में होता है कि जो आपके फ्लेक्सर एरिया होते हैं, जैसे बगल का एरिया हो गया, थाई का एरिया हो गया, इन एरियाज में ये ज्यादा देखने को मिलती है। एरिथमेटस सोरियासिस होता है कि पूरा शरीर जो है वो लाल रंग का हो जाता है इसमें। ये कई प्रकार के हमें सोरियासिस देखने को मिलते हैं, बट मोस्टली प्लेग सोरियासिस देखने को मिलता है। और वो भी अगर हम अगर इंडियन फ्लोरा को देखते पूछें तो इसमें ज्यादातर मिलता है हमें कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में सोरियासिस ज्यादा देखने को मिलता है। आइदर ह्यूमिडिटी की वजह से मान लें, वो उसको एग्रीवेट करता है फैक्टर। सोरेसिस होता है तब सिर्फ ये स्किन पे इफेक्ट डालता है कि हमारे जॉइंट्स और नेल पे भी इफेक्ट आता है इसका? जी, जैसे बताया कि साइट्स के अकॉर्डिंग भी ये इफेक्ट करता है बॉडी में। अगर हम माने सोरियासिस अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक है और उसकी पूर्ण रूप से अच्छी चिकित्सा नहीं ली गई है, तो ये जाकर के साइट्स पे डिपॉजिट होता है। जैसे कि डीप सोरियासिस हम इसको कहते हैं कि डीप सिचुएटेड हो जाता है धातुओं में। अगर ये डीपर साइड को जाता रहेगा तो इफेक्ट करता है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जैसे आयुर्वेद कॉन्सेप्ट में बताया, तो डीपर साइड पे ये जाता रहेगा। और ऐसे ही जाकर के जब ये पुराना हो जाता है सोरियासिस, तो जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। जब ये जॉइंट्स को इफेक्ट करता है तब इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। और जब ये नेल्स पे जाता है, नेल्स को इफेक्ट करता है,
तो अब मतलब वो भी एक वजह है इसकी कि डीप सिचुएटेड हो गया तो अपने नेल्स पे आ गए। अगर किसी पेशेंट में हमें दिखता है कि नेल्स इफेक्ट हो रहे हैं, जॉइंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स वो पेशेंट काफी लंबे समय से सोरियासिस से ग्रसित है। आयुर्वेद में सोरियासिस के ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या है? ट्रीटमेंट अप्रोच मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब कई अप्रोचेस लेकर के पेशेंट के साथ हमें चलना पड़ता है। पहले हमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट्स का रोगी बल क्या है, रोगी बल देखते हुए फिर क्षेत्र क्या है, देश क्या है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए एक योजना बनानी पड़ती है, एक युक्ति के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। सभी चीजों को हमें बैलेंस्ड वे में लेके चलना है कि जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो सम दोष सम अग्नि का है, उस कॉन्सेप्ट को हमें देखते हुए दोष धातु सभी अग्नियों को हमें साम्य अवस्था में रखते हुए रोग को जो है मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच के साथ उसको कवर करना पड़ता है कि उसमें हमें निदान परिवर्तन भी कराना है, इंटरनल मेडिकेशन, एक्सटर्नल मेडिकेशन की सभी चीजों को हमें उसमें एनरोल करना पड़ता है ट्रीटमेंट। सर, पंचकर्मा सोरियासिस पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है? एक संपूर्ण चिकित्सा की जब अगर हम सोरियासिस के पेशेंट के लिए बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन में जो उसके जिस वजह से वो ट्रिगर होता है उनको हम दूर करते हैं। निदान परिवर्जन के बाद में आते हैं जब वो कारण जो कि हमें मतलब मेडिसिन कुछ इंटरनली देनी पड़ती है, कुछ एक्सटर्नली देनी पड़ती है। इंटरनल मेडिकेशंस जो हम देते हैं वो तो हमारी त्रिदोष और रस रक्त आदि धातुओं पे कार्य करती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस केवल स्किन लक्ष्चर और लोकल इन्फ्लामेशंस को दूर करती है। इसके बाद आपने जैसे बात की पंचकर्मा की, तो पंचकर्मा एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं। पंचकर्मा के थ्रू क्या करते हैं, जैसे हम इंटरनल मेडिकेशंस में दोषों को शमन करते हैं, पंचकर्मा के थ्रू हम दोषों का शोधन करते हैं, दोषों को बाहर निकालते हैं। जो बढ़े हुए दोष हैं उनको कम किया जाता है, जो क्षीण दोष हैं उनको बढ़ाया जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अधिकतर अगर हम सोरियासिस की बात करें तो ज्यादातर केसेस वात कफज या कफ वातज डोमिनेंट होते हैं। तो इन दोषों को मैनेज करने के लिए पंचकर्मा के प्रोसीजर काफी बेनिफिशियल रहते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मेन जो प्रोसेस होता है वो वमन का सबसे अच्छा रोल है। लेकिन मैं आपको बताऊं ज्यादातर पेशेंट्स में हमने देखा है कि हम जो पंचकर्मा के पूर्व कर्म बताए गए हैं, पंचकर्मा में पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म ऐसे डिवाइडेशन किया गया है। तो पूर्व कर्म के अंतर्गत स्नेहन स्वेदन आता है। तो दीपन पाचन ने स्नेहन स्वेदन की जब क्रियाएं हम करते हैं पेशेंट में तो 70-80% रिलीफ केवल हमें इन्हीं से ही मिल जाता है। दीपन पाचन में जो उसकी डाइजेस्टिव फाइल होती है उसको मैनेज करते हैं कुछ एक औषधों द्वारा, औषध कल्पों द्वारा, कि जैसे अगर हम बताएं तो पंचकोल चूर्ण का हम काफी उपयोग करते हैं। पंचकोल चूर्ण को हम छाछ के साथ यदि पेशेंट को मिला के देते हैं तो वो 3-4 दिन हम शुरू में देते हैं ताकि जो हम उसको औषध दें वो औषध उसकी पच जाए, वो उसको डाइजेस्ट कर पाए और उसका अच्छा रिजल्ट पेशेंट पे मिले। और जब हम ये मेडिसिन देते हैं और साथ में जब हम घृतपान कराते हैं 5 से 7 दिन तक पेशेंट को अकॉर्डिंग टू हिज बल, उसकी शक्ति के अनुसार, तो 60-70% तो हमें पेशेंट्स में रिलीफ ज्यादातर में वही मिल जाता है 5 से 7 दिनों में। तो मेजर रोल प्ले करता है। पूर्व कर्म में हमें काफी बेनिफिट मिलता है। फिर हम प्रधान कर्म की तरफ जाते हैं जिसमें हम वमन, विरेचन या वस्ती ये हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू डिजीज। तो ये काफी बेनिफिशियल है। आई थिंक 50-70% पेशेंट को इसी चीज में रिलीफ मिलता है। पंचकर्म के बाद फिर हम इंटरनल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं शोधन होने के बाद, तो जो एक बूस्टअप मिल जाता है पेशेंट को इससे और डिजीज काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। सोरियासिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों को नहीं खाना चाहिए? सोरियासिस के पेशेंट में अगर हम डाइट का माने तो डाइट में मैं तो यही कहता हूँ कि अवॉइड ही करनी चाहिए शुरुआत के दिनों में डाइट। जैसे कि काफी पेशेंट में हमने देखा है अगर हम उसको डाइट अवॉइड करवा देते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं वंस इन अ डे मील लेना है आपको, बाकी लिक्विड डाइट लेनी है, सूप लेना है, सैलेड लेना है, इन सब चीजों को ज्यादा फोकस करना है। और इससे अगर मैं कहूँ पेशेंट में काफी बेनिफिट मिलता है। 15-20% बेनिफिट तो केवल डाइट से मिल जाता है। डाइट में हम बोलते हैं कि लाइट डाइट लेनी है, दोष अवस्था और रोगी अवस्था देख करके हम डाइट प्लान बताते हैं पेशेंट को, जिसमें मुख्य रूप से रहता है कि
जितनी फाइबर डाइट है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। अवॉइड जो पेशेंट को करना होता है वो है जो गरिष्ठ खाना है, जितना हैवी टू डाइजेस्ट फूड है वो पेशेंट अवॉइड करता है, जिसमें हम बताते हैं कि पेशेंट को अवॉइड करना है नॉन वेज, ऑयली स्पाइसी फूड, बाकी राजमा, छोले, गोभी, बैंगन, अरबी, इस तरह की चीज़ें भी हम पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। लिक्विड डाइट, फाइबर डाइट जितनी ज़्यादा पेशेंट लेता है उतना पेशेंट जल्दी अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। क्या गट हेल्थ और सोरेसिस के बीच कोई संबंध होता है? सोरियासिस और गट हेल्थ के बीच में, जी बिल्कुल, जैसा हम खाते हैं वही हमारा गट एब्जॉर्ब करता है। उसका जो हमारे गट के माइक्रोबायोटाइप्स हैं वो उस पर उतना ही, अगर हम लाइट खाना खाते हैं इजीली वर्क करते हैं, उसका प्रॉपर अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है एंड स्किन पे वो रिफ्लेक्ट करता है। स्किन लक्ष्य जो होता है हमारा वो उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों की ये अवधारणा है कि गट और स्किन एक्सिस, एक उन्होंने इस चीज को कहा है थ्योरी को, कि जो हम खाएंगे वही हमारी स्किन रिफ्लेक्ट करती है। और हैवी टू डाइजेस्ट खाना जो हम खाते हैं वो उतना ही डिलेड वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन उसका उतना ही डिले होता है और बॉडी भी उसको उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये थ्योरी काफी बेनिफिट देती है पेशेंट में, और प्रैक्टिकली भी हमने क्लिनिकली देखा है पेशेंट्स में। सोराइसिस में कौन सा आयुर्वेदिक हर्ब या ट्रीटमेंट उपयोगी माना जाता है? देखिए, अगर हम मेडिसिन की बात करें, हर्ब्स की बात करें, फॉर्मुलेशंस की बात करें, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, डिजीज की कंडीशन पे। एक ही मेडिसिन सभी के लिए इक्वल नहीं होती। जैसे एक ही खाना सभी लोग नहीं पसंद करते, इसी तरह से बीमारी भी, डिजीज भी एक ही मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो हमें प्लान करना पड़ता है, युक्ति बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। इसमें ऐसा रहता है मोस्टली जो हम देते हैं, अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो दीपन पाचन करते हुए हमें आम पाचन, अग्नि को जो हम प्रज्वलित करते हुए आम पाचन किया, फिर आम पाचन करके हमें रक्त की दुष्टि को दूर करते हुए रक्त शोधक कुछ औषध कल्प बना करके रक्त शोधक कल्प से ही काफी इसमें हेल्प मिलती है। साथ के साथ सोतो शोधन, जो कि हमारा सोतस रसमय सोतो को अगर हम शुद्ध करने के अगर कल्प बनाएं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल में होते हैं। साथ ही इसमें अगर मेडिसिन की बात की जाए तो हमें इस तरह, जैसे कि मंजिष्ठा हो, सारिवा हो गया, चंदन हो गया, गैरिक हो गया, गिलोय हो गया, अगर रस औषधियों की तरफ जाए तो आरोग्य वर्णी व ढीरस माणिक्य, प्रवाल पंचामृत, इस तरह की औषधियां काफी बेनिफिशियल होती हैं। क्या सोराइसिस पूरी तरह ठीक हो सकता है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है इसे? सोरियासिस, देखिए, जिस तरह से लाइफ स्टाइल को मैनेज करते हुए अपना इसको मैनेज ही किया जा सकता है। क्योर कहना इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक बार हम मैनेज तो कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसको जब अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स मिलते हैं तो ये तुरंत बढ़ जाता है, एग्रीवेट हो जाता है। जैसे हम डायबिटीज के लिए कहते हैं कि डायबिटीज को मैनेज करते हैं, कुछ एक औषध कल्पों द्वारा हम इसको ठीक कर लेते हैं, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, स्किन लस्टर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं, डाइट फैक्टर्स चेंज होते हैं, एंजाइटी या किसी भी रूप से उसको अपने ट्रिगरिंग फैक्टर मिलते हैं तो वो एग्रीवेट करता है। तो हम इसको बस मैनेज करते हैं और काफी अच्छे से इजीली मैनेज हो जाता है। सोराइसिस के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसे लोग आज भी सही मानते हैं? जी, अगर मिथ की बात करें तो मिथ्स में हम कहेंगे कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सोरियासिस एक तो छूने से फैलता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि ये छूने से नहीं फैलता। ये इम्यून सिस्टम की डिजीज है और इम्यूनिटी को ही हम बैलेंस करके, अच्छा करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्किन की डिजीज को केवल ना माने कि छूने से फैले, कंटेजियस ये नहीं है। दूसरा, ये केवल स्किन की बीमारी नहीं है, ये इम्यूनिटी की बीमारी है हमारी। और ये साफ सफाई, कुछ लोग मानते हैं कि कोई अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ये बनती है, तो ऐसा नहीं है। वो एक मतलब हाइजीन सभी को रखनी चाहिए, लेकिन ये केवल अनहाइजीन की वजह से फैलता है, तो ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। सोरियासिस के इलाज जो होता है वैसा मानते हैं कि इसका इलाज नहीं है, तो ये भी मिथ है। इसका प्रॉपर मैनेजमेंट है, दवाइयों से, औषधियों से ये काफी हद तक ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, और रिलैप्स होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमम रहता है। तो इस चीज को भी हमें समझना चाहिए
कुछ लोग मानते हैं कि धूप लेनी चाहिए सोरियासिस में। तो ऐसा कुछ खास रिलेवेंट रिसर्चेस भी नहीं कहती, और हमने भी ऐसा कुछ खास देखा नहीं है कि धूप लेने से सोरियासिस ठीक हो जाता है या इसमें बेटर इंप्रूवमेंट दिखता है। धूप नॉर्मली लेनी चाहिए विटामिन डी के लिए, लेकिन हाँ इसमें बेनिफिशियल नहीं होता। कुछ कहते हैं कि मिथ्स मानना है कि डाइट जो होती है उसका कोई असर नहीं होता, कि ये स्किन की डिजीज है, डाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी पेशेंट्स कहते हैं कि दही खा लें, अचार खाते रहें, तो ये नहीं, इसको अवॉइड करना चाहिए। सफ़ेद खाने का भी एक हमने पेशेंट में सुना है कि हम सफ़ेद खाना ना खाएं, तो ऐसा कोई नहीं है, ये भी एक मिथ है। आप दूध ले सकते हैं, दूध का अवॉइड कुछ कंडीशंस में हम करवाते हैं, वो इस वजह से कि अगर कफ की डोमिनेंसी उस डिजीज में ज़्यादा रहती है, उस पेशेंट में ज़्यादा होती है, तो वो एक कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है रूल कि हमें दूध बंद करा देना चाहिए, मिठाई बंद करा देनी चाहिए, या डाइट का कोई रोल नहीं है। डाइट का मेजर रोल है इसमें। तो ये कुछ एक मिथ है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को वर्षों से सोराइसिस से बार बार फ्लेयर अप हो रहा है, तो उसे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर किसी का सोरियासिस बार बार फ्लेयर अप हो रहा है और रिलैप्स होता जा रहा है पूरे बार लंबे समय में, तो पहली चीज़ है कि हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है। अगर या तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, मीन्स डाइट पे कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रही है जिसकी वजह से ये बार बार हो जा रहा है। एक बार ठीक होता है फिर बढ़ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्वयं के लिए हमें जागरूक होना सबसे पहले ज़रूरी है। जब स्वयं के लिए जागरूक होंगे तो इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लें। सर, लास्ट में सोराइसिस के पेशेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके? क्वालिटी लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सोरियासिस के पेशेंट जो होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कि क्योंकि स्किन की डिजीज है, रिफ्लेक्ट करती है, हर कोई पूछता है, बोलता है कि ये क्या हो गया। तो सबसे पहले कि अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें, इसको अपनी पहचान ना बनने दें। इसको एक स्किन डिजीज है, स्किन कंडीशन है जो कि दवाइयों से मैनेज हो जाती है, ठीक रहती है। तो हमें ये अवॉइड करना है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हमें अपने लाइफ को अच्छे से मैनेज करने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि ये केवल स्किन की कंडीशन है, और स्किन कंडीशन ही सब कुछ नहीं है लाइफ में। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपने फ्यूचर के गोल्स जो हैं उनको बनाए रखें, अच्छे से आत्मविश्वास के साथ अपने गोल्स को मेंटेन करें। तो यही एक मेन चीज़ है। और साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अपने डाइट को मेंटेन रखना सबसे ज़रूरी है, मानसिक तनाव को दूर रखना सबसे ज़रूरी है, अपने सत्व को प्रबल करना सबसे ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों से आप इजीली गो ऑन रह सकते हैं लाइफ में। सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? लाइफ स्टाइल फॉलो करने में सबसे ज़रूरी है कि इंटरनल और इंटरनल मेडिकेशंस, जो नॉर्मली अगर आपको डिजीज़ है तो उस समय पे मेडिकेशंस लीजिए। जब डिजीज़ ठीक हो जाए उसके बाद लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी है प्रॉपर डाइट में ऐसी डाइट जो कि हैवी टू डाइजेस्ट ना हो, जो खाने में पचने में देरी ना हो, जो जिससे इंडाइजेशन पेशेंट को ना लगे। लाइट डाइट लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, मेडिटेशन करना है पेशेंट को प्रॉपर, ताकि एंजाइटी ना हो, और स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। एनवायरमेंटल कंडीशंस कई बार एग्रीवेट करती हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरियाज में ये ज़्यादा रहते, तो कुछ देर पे थोड़ी समय पे आइदर कोई भी पाउडर या स्फटिका के पानी से या टंकड़ के पानी से वॉश करते रहें, बॉडी को मॉइस्चराइजर लगाएं, तो इन चीज़ों से काफ़ी हेल्प रहती है। सोराइसिस किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है? क्या ये बच्चों को भी हो जाता है? जी, बच्चे भी हमारे पास आते हैं कई बार। 8 साल, 10 साल, 12-15 साल के बच्चे हमारे पास काफ़ी आते हैं ओपीडी में, जो मतलब पहले स्टार्टिंग में पता नहीं लगता, लेकिन जब साल, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं तब उनको डिजीज़ का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है कि हाँ सोरियासिस है। तो उन बच्चों में भी हम मेडिसिन से ही कंट्रोल कर लेते हैं, और बच्चों में इजीली मैनेज हो जाता है कंट्रोल करना, क्योंकि बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है, दवाइयाँ अच्छे से असर दिखाती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और इंटरनल एप्लीकेशन से ही हम मेडिसिन दे देते हैं।
कितना टाइम लगता है सर एक पेशेंट को ठीक होने में? माना जाए तो लगभग 6 महीने हम मेडिकेशंस देते हैं, तो उसमें पेशेंट को रिलीफ तो फर्स्ट मंथ से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 6 महीने का ट्रीटमेंट हम मिनिमम बोलते हैं पेशेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर बहुत- कनेक्ट होने के लिए और व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर शुभम शांडिल के द्वारा दी गई सोरेसिस की जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगले पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।